Welcome back students. I hope you have complete your homework. चलिए दोबारा से आपका स्वागत करते हैं बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं आशा करती हूँ कि मैंने जो भी आप लोगों को गृह कार्य दिया है वो आप लोगों ने ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट कर लिया होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था उस दिन पाठ 1 भाषा। अब आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा के भेद। क्या पढ़ेंगे? भाषा के भेद। चलिए एक बार फिर से पुनरावृत्ति करते हैं कि भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है और इसकी परिभाषा है कि भाषा ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा मनुष्य परस्पर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। फिर हम आते हैं भाषा के भेद पे। भाषा के 2 भेद होते हैं। भाषा के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। इसको हम ऐसे टेबल बनाते हैं। पहला है आपका मौखिक भाषा, और दूसरा है लिखित भाषा। बच्चों मौखिक भाषा आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। जैसे आप लोग मुझे सुन रहे हैं, इस समय मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ तो आप लोग मुझे सुन रहे हैं, उसे हम कहते हैं मौखिक भाषा। और जो हम आप लोगों को लिख करके इस पे दिखा रहे हैं उसको कहते हैं लिखित भाषा। हम जो कुछ बोलते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और मौखिक भाषा कभी भी स्थायी रूप में नहीं होता है, अतः मुंह से जो बातचीत करना ही मौखिक भाषा कहलाता है। जो मौखिक भाषा जो हम कुछ बोलते हैं। और लिखित भाषा बच्चों होती जिन शब्दों को हम लिख करके दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं और जिनका लिखा हुआ स्वरूप हमें हमेशा प्राप्त होता है उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पुस्तकें, पत्र, कॉपी में लिखा हुआ नोट, ये सब क्या है? लिखित भाषा है। बच्चों हमारा इतिहास साक्षी है। जैसे देखिए आजकल आप लोग रामायण देख रहे हैं, महाभारत टीवी में देख रहे हैं, तो वो सब लिखित रूप में हमें पहले से प्राप्त हुआ है। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा है, वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है। यह सब क्या है? हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जो हमें लिखित रूप में उस समय हमारे मनीषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे ऋषियों ने लिखा है। और वही चीज़ आज हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि किस युग में, किस काल में क्या चीज़ घटित हुआ है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कि जिन शब्दों को हम लिख करके, जिन शब्दों को लिखकर प्रकट करते हैं दूसरों के सामने, दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, वह लिखित भाषा कहलाता है। चलिए ये तो आप लोगों ने समझ लिया है लिखित भाषा कहलाता है। चलिए ये आप लोगों ने समझ लिया कि लिखित भाषा किसे कहते हैं और मौखिक भाषा किसे कहते हैं। अब हम आते हैं भाषा, उपभाषा और बोली पर। बच्चों एक चीज़ और हम लोग समझ लेते हैं कि हिंदी भाषा का इतिहास, क्षेत्र एवं इसका क्या महत्व रहे। हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास जो है वो संस्कृत भाषा से हुआ है। हिंदी भाषा का इतिहास क्षेत्र
एवं विकास। हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास संस्कृत भाषा से हुआ है। हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास संस्कृत भाषा से हुआ है। अब हम आप लोगों को समझाते हैं। इसीलिए हिंदी संस्कृत को हिंदी की जननी के रूप में भी कहा जाता है। संस्कृत से हिंदी तक के विकास में अनेक बार परिवर्तन हुआ। आज जो हम साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली का साहित्यिक रूप देखते हैं, इसका विकास बच्चों मुख्य रूप से 19वीं शताब्दी में हुआ। किस शताब्दी में हुआ? 19वीं शताब्दी में हुआ। इसी शताब्दी में ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार भी प्रारंभ हुआ। आज भारत के अधिकांश क्षेत्रों में जैसे दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में हिंदी के लोग बहुत अधिक पाए जाते हैं और बोला भी जाता है। इसीलिए हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। 14 सितंबर 1949 यानी कि 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। हमारे देश में विदेशों से लोग भी हिंदी पढ़ने के लिए आते हैं। अतः इसे हिंदी को बहुत अधिक विश्व में भी बहुत अधिक लोग पसंद करते हैं। बच्चों देखिए, आजकल आप लोग देख ही रहे होंगे कि विश्व में कोरोना वैश्विक महामारी फैला हुआ है और ऐसे में लोग शेक हैंड यानी कि हाथ नहीं मिला रहे हैं। देश विदेश के लोग क्या करते हैं? नमस्ते। तो नमस्ते क्या शब्द है? हिंदी का रूप है, जिसे विदेशों के लोगों ने भी बहुत अच्छे से अपनाया है। और आज हमारी जो हिंदी भाषा है वो दुनिया के प्रत्येक क्षेत्र के लोग इसको बहुत अच्छा मानते हैं और बहुत अच्छे तरीके से बोलने की कोशिश भी करते हैं। चलिए अब हम आते हैं आपके इस जो आपकी नई बुक है स्वरांजलि, उस पर हम लोग आते हैं।